हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 एक्टिविटीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। पहली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, वो ये है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको जो थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। गॉगल्स हमको चाहिए, मोटा चश्मा, काला रंग का मोटा चश्मा आता है जो ऐसे जब आँखों में पहनते हैं तो आँखों को भी कवर करता है और ये पूरा स्किन के साथ यहाँ टच हो जाता है, यहाँ नीचे से टच हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से सब कुछ कवर कर लेता है। आइज़ हमारी हर तरह से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। तो हमको गॉगल्स लेना है। जाहिर सी बात है कि जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे आँखों को कुछ खतरा है, रोशनी से या निकलने वाली चिंगारी से, किसी चीज़ से, तो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है गॉगल्स। देन मैग्नीशियम रिबन, इसी के साथ तो हम जा रहे हैं अपना एक्टिविटी करने के लिए, तो मैग्नीशियम रिबन चाहिए। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हम एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे। इस तरह का एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे हमारे पास। तो गॉगल्स जो इसी टाइप का वो गॉगल्स होता है, ये जब इसको हम लोग पहनते हैं तो ये जैसे कंप्लीटली चारों तरफ से कवर अप कर लिया, वैसे ही कंप्लीटली चारों तरफ से वो कवर कर लेता है। और उसमें जो ग्लास लगा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि इसका भी कलर ब्लैक है। ये गॉगल्स हम लोग ले लेते हैं अपने आँखों की सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन तो नहीं है, बट ऐसा ही एक मैग्नीशियम रिबन इतना ही बड़ा, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हम लोग लेते हैं, वो हमें चाहिए। देन हमको एक सैंड पेपर चाहिए। सैंड पेपर एक पेपर होता है, थिक पेपर होता है, और उसके ऊपर सैंड के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, लगे होते हैं, जिसकी मदद से किसी चीज़ को क्लीन अप किया जाता है। तो मेरे पास भी सैंड पेपर अभी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं सैंड पेपर है, और इसी तरह का एक पेपर इसके ऊपर सैंड चिपका हुआ है, ऐसा एक छोटा सा सैंड पेपर ले लेते हैं। फिर उसके बाद टोंग्स, चिमटा ले लेते हैं पकड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कहीं कुछ और सेफ्टी की हमको ज़रूरत है, तो हमको चिमटा, टोंग्स की भी ज़रूरत है, तो ऐसे चिमटे हम ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्प्रिट लैंप या बर्नर लेंगे। एक स्प्रिट लैंप, हमारे पास स्प्रिट लैंप भी नहीं है, जैसे इंक की बोतल है, मान लेते स्प्रिट लैंप है, इसी तरह का एक स्प्रिट लैंप हम ले लेंगे। देन वॉच ग्लास ले लेंगे, एक छोटा सा प्लेट, जो चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, उस तरह का एक हम लोग प्लेट ले लेंगे, जिसको कि वॉच ग्लास कहते हैं। लिया बाबू एक प्लेट भी दिखाते हैं इनको, चीनी मिट्टी का प्लेट, वॉच ग्लास दिखाते हैं। तो एक वॉच ग्लास भी चाहिए, और हमको एक लाइटर भी चाहिए। आपके किचन में जो लाइटर होता है वो बर्न करने के लिए, स्प्रिट लैंप को बर्न करने के लिए हमको वो एक लाइटर की भी ज़रूरत है। तो इतने सारे थिंग्स हमको रिक्वायर्ड हैं। अब है कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां इस एक्टिविटी को करते वक्त हमको लेनी होंगी। कहीं ना कहीं कुछ इससे खतरा है इस एक्टिविटी को करते वक्त, इसलिए सावधानी पूरी तरह से बरतनी है। पहली सावधानी है, टेक टीचर्स असिस्टेंस। इस एक्टिविटी को कभी भी अकेले में ना करें, जब भी करें अपने साइंस टीचर के असिस्टेंस के साथ करें, उनके मदद के साथ, उनके सामने और उनके गाइडलाइंस में आप करें, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसी तरह का प्लेट होता है जिसको कि चीनी मिट्टी का बना हुआ, उसको हम लोग वॉच ग्लास बोलते हैं। देन वियर गॉगल्स, गॉगल्स तो पहन के ही एक्टिविटी करनी, अभी मैंने गॉगल्स आपको पहन करके दिखाया हुआ था। देन बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर बॉडी। अब इस एक्टिविटी में हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, और उसको बर्न करते हुए कोशिश करनी है कि वो हमारे बॉडी से जितना दूर हो उतना दूर उसको हम लोग रख सकें। ये तो हो गया। अब आइए हम लोग एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या है
क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। ये जो मैग्नीशियम रिबन आपके पास है, हमने मान लिया है कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन नहीं है। जो मैग्नीशियम रिबन है उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से, मान लिया है कि सैंड पेपर है, ये सैंड पेपर नहीं है ना। तो इस मैग्नीशियम रिबन को इस सैंड पेपर की मदद से क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? ये इस तरह से इसको पकड़ करके और इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से सैंड पेपर को ऐसे रगड़ेंगे। मैंने बताया था कि एक हार्ड पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर सैंड के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, वही सैंड के पार्टिकल्स इसके ऊपर रब करेंगे और ये मैग्नीशियम का जो रिबन है वो क्लीन अप होगा। इधर से इसको क्लीन कर लेंगे, फिर इधर से घुमा करके उसको क्लीन कर लेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्वेश्चन राइज होगा कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करेंगे? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और उसको जब कुछ देर के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उसकी ये जो बाहर की परत होती है ना, आउटर सरफेस, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या करती है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, यानी कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनती है। जब यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करने जा रहे हैं तो यहाँ भी वही होने वाला है कि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम बर्न करने का अर्थ क्या है कि उसको हीट कर रहे हैं, हम गर्म दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंचेगा वैसे ये मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2mg, यहाँ पर 2mgO होता है, वो बैलेंसिंग हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, और जबकि वैसे भी इस मैग्नीशियम को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम का आउटर सरफेस क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना लेता है और बर्न होने के बाद भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना है। यानी कि जब इसके ऊपर अपने आप पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी हुई है, यानी कि पहले से जला हुआ है, तो क्या पहले से जले हुए चीज को हम जला सकते हैं? राख को जला सकते हैं? नहीं जला सकते ना। प्योर मैग्नीशियम जलेगा ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो राख हो गया जो मैग्नीशियम के जलने के बाद बन रहा है, और उसी की परत यहाँ पर है, तो वो चीज़ अच्छी तरह से बर्न नहीं होगी। बेटर बर्निंग के लिए हमको उस राख को हटाना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ी हुई है पहले से, उसको हटाना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह से बर्निंग होगी। और उसी को हटाने के लिए हम सैंड पेपर की मदद से इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, इधर से भी और फिर इसको घुमा करके इधर से भी अच्छी तरह से इसको हम क्लीन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको क्लीनिंग करने का, हमने क्लीनिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है पुट द स्पिरिट लैंप समवॉट टिल्टेड। जो ये स्पिरिट लैंप है इसको समवॉट टिल्टेड, कहीं आप इसको किसी टेबल पर रखेंगे, और जब आप एक टेबल पर रखें तो स्पिरिट लैंप को ऐसे नहीं रख करके इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखें। इस तरह से आप सेटिंग करें कि ये स्पिरिट लैंप थोड़ा सा टिल्टेड हो, ऐसे पूरी तरह से वर्टिकल नहीं हो करके ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो। ठीक है, अब ये टिल्टेड हो गया। कौन सा हमारा स्पिरिट लैंप है जो बर्नर है, जाहिर सी बात है बर्निंग यहां पर होने वाली है, इस हिस्से पर फ्लेम यहां पर निकलने वाला है। तो ठीक इसी के नीचे हम वॉच ग्लास रखेंगे। यहाँ पर ये जो वॉच ग्लास है यहाँ रखेंगे, ताकि ये जो टिप यहाँ पर जहाँ पे बर्निंग होने वाली है उसके ठीक नीचे ही, जिस टेबल पर आपने इसको एडजस्ट किया है टिल्टेड करके, उसी टेबल पर इस पॉइंट के ठीक नीचे यहाँ पर ऐसे इस वॉच ग्लास को रखें, ताकि यहाँ से जो कुछ भी अगर गिरे तो सीधा इस वॉच ग्लास में ही आके टपके। अगर इधर उधर आपने वॉच ग्लास रखा है तो टपकना चाहिए वॉच ग्लास में, वो टपक जाएगा आपके टेबल पे, जबकि हमें तो उस चीज़ को कलेक्ट करनी है जो कुछ भी गिरने वाली है। तो इसीलिए इस टिप के ठीक नीचे इस तरह से इस वॉच ग्लास को रखना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ, ये हमने सेटिंग कर लिया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, स्पिरिट लैंप को बर्न करना है।
लाइटर है आपके पास, लाइटर की मदद से उस स्प्रिट लैंप जो है उसको बर्न करना है। स्प्रिट लैंप बर्न करने लगेगा, उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये वॉच ग्लास है ना। अब क्या करना है हमको कि अपना टोंग लेना है, चिमटा लेना है, इस चिमटे की मदद से इस जो मैग्नीशियम रिबन है उस रिबन को ऐसे होल्ड कर लेना है। देखिए टोंग की मदद से इस मैग्नीशियम रिबन को हमने होल्ड कर लिया है, और मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करने के बाद अब क्या हो गया, इससे हमारा हाथ बहुत लंबा हो गया। पहले हमारा हाथ इतना लंबा था, अब हमारा हाथ इतना लंबा हो गया, यहाँ तक लंबा हो गया, यानी कि हमारे हाथ से, हमारे बॉडी से बहुत दूर चला गया ये मैग्नीशियम रिबन। हमारे मेन बॉडी से, हमारे फेस से, हमारे मेन बॉडी से बहुत दूर ये मैग्नीशियम रिबन चला गया, और मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग यहाँ होगी। अब इस मैग्नीशियम रिबन को जो स्प्रिट लैंप जल रहा है, जिस स्प्रिट लैंप के बर्निंग पॉइंट के ठीक नीचे हमने वॉच ग्लास रखा है, और यहाँ पर उसी फ्लेम के पास इस मैग्नीशियम रिबन को हम रखेंगे। अब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा, और जलने के बाद इसमें से सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का एक पाउडर बनेगा, और वो पाउडर धीरे धीरे नीचे गिरेगा। दरअसल वो एक राख है, ऐश है, जलने के बाद जो बनता वो गिरेगा, वो जाकर के वॉच ग्लास में कलेक्ट होगा। तो ये हमारी एक्टिविटी है। ऐसा इसलिए करना है ताकि बर्निंग हमारे बॉडी से एज फार एज पॉसिबल हो, हमारे मेन बॉडी से जितनी दूर अधिकतम संभव हो, अधिकतम उतनी दूरी पे बर्निंग हो, क्योंकि ये डैसलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम बर्न करता है और वहाँ से चिंगारियाँ निकल सकते हैं। आपने वेल्डिंग वाले को देखा होगा, वेल्डिंग करते हुए जब वो वेल्डिंग करता है तो वहाँ से ब्राइट लाइट निकलती है। वो ब्राइट लाइट हमारे आँखों को नुकसान कर सकती है, यहाँ से भी ब्राइट लाइट निकलेगी, ये भी हमारे आँखों को डैमेज कर सकती है। इसलिए भी हमको गॉगल्स पहनना था। आपने वेल्डिंग वाले को देखा होगा, वेल्डिंग करते वहाँ से चिंगारियाँ निकलती है, वो चिंगारियाँ बॉडी पे, चेहरे पे, आँखों पे कहीं भी पड़ सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। तो वेल्डर भी अपना फेस शील्ड या गॉगल लगाता है, हम भी गॉगल लगाएंगे ताकि वो निकलने वाले हमारे कम से कम आँख प्रोटेक्ट हो सके, और बॉडी से जितना दूर रखेंगे हमारे बॉडी तक उसकी कोई भी चिंगारी नहीं आएगी, उसका कोई भी पार्टिकल नहीं आएगा, और हमारे बॉडी को कोई उससे हार्म नहीं होगा, और वॉच ग्लास में अपने आप ही वो राख कलेक्ट होगी। तो जब ये एक्टिविटी इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे तो जो वॉच ग्लास है, उस वॉच ग्लास में क्या होगा, हमने क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डैसलिंग फ्लेम, व्हाइट फ्लेम, डैसलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा एंड चेंजेज इनटू व्हाइट पाउडर, सफेद रंग के पाउडर में बदल जाएगा, एक राख में बदल जाएगा, और वो जो व्हाइट पाउडर है वो वॉच ग्लास में आकर के कलेक्ट हो जाएगा, वॉच ग्लास में आकर के कलेक्ट हो जाएगा। दरअसल वो जो व्हाइट कलर का पाउडर आपको मिला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पर हुआ क्या पूरे प्रोसेस के दौरान कि हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, यानी कि स्प्रिट लैंप की मदद से उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट होने की वजह से एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंचा, जिस सर्टेन टेम्परेचर पर, चूंकि हमने ओपन एटमॉस्फेयर में काम किया है, इस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, वही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर है जो कि वॉच ग्लास में कलेक्ट हुआ है। तो यहां हमने देखा कि पहले जो हमने सब्सटेंस लिया था उसका यहां पर बहुत हद तक स्टेट चेंज हो चुका है, उसका कंपोजिशन चेंज हो चुका है, और जब भी ऐसा चेंजेस होता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट स्टेट चेंज हुआ और उसका कंपोजिशन चेंज हुआ है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया है ना। पहले वो बर्न हो सकता था, ये बर्न हो सकता, अब ये नहीं बर्न हो सकता, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन
हुआ है। तो ये एक्टिविटी 1.1 थी। अब हम जरा देखते हैं एक्टिविटी 1.2 क्या है। यहां पर दो एक्टिविटीज का और चर्चा करेंगे हम लोग, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक्टिविटी 1.2 में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ग्लास का, कांच का बना हुआ, आजकल तो फाइबर का भी बना हुआ आ रहा है। एक टेस्ट ट्यूब, लंबा पाइप जैसा चीज हो गया, तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, इसका एक सॉल्यूशन ले लेंगे हम लोग उस टेस्ट ट्यूब में। लेड नाइट्रेट PbNO3 का सॉल्यूशन ले लेंगे। आगे क्या करा है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब उस टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा है, उसी टेस्ट ट्यूब में अब हम लोग एक और सॉल्यूशन डालेंगे। क्या नाम है उस सॉल्यूशन का, पोटेशियम आयोडाइड। क्या नाम है उसका, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KI, पोटेशियम आयोडाइड। यह भी सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। अब पूछ रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देख रहे हैं। हम यही देखेंगे कि थोड़ी ही देर में यहां पर एक रिएक्शन होगा, यानी कि मिक्स करते रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर में हमको उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर का रंगत बदला हुआ दिखेगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रंगत बदला हुआ दिखेगा कि वहां पर अब हमको दो तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, एक व्हाइट कलर का और एक येलो कलर का। जो येलो कलर का प्रोडक्ट दिखाई देगा वो है लेड आयोडाइड। यहां जो ये लेड है वो इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड है ये एक सॉलिड है और वो भी येलो कलर का। ये चीज उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नजर आएगी। टेस्ट ट्यूब तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये चीज हमको दिखेंगे। साथ में हमको एक व्हाइट कलर का सॉलिड नजर आएगा, वो है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि यहाँ जब पोटेशियम है अब इस नाइट्रेट के साथ जाकर के कंबाइन हो जाएगा तो ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनाएगा। यह भी सॉलिड है और ये है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का है। तो हमने यहां पर देखा, एक तो इनका स्टेट चेंज हुआ। पहले ये सॉल्यूशन फॉर्म में, यहां दोनों ही सॉलिड फॉर्म में स्टेट चेंज हुआ। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, येलो कलर व्हाइट कलर की चीजें मिल रही है हमको, और साथ साथ थोड़ी बहुत हीट भी क्रिएट हो रही है। और ये सारी चीजें बताती हैं कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। लास्ट क्लास में हमको बताया था मैंने आपको कि कैसे हम समझें कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसमें 5 पॉइंट्स बताए थे कि अगर स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, ऑर्डर चेंज हो जाए, कोई गैस इवॉल्व हो, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए, इन 5 थिंग्स में से कम कोई भी एक हो, ये एक से अधिक चीजें देखने के लिए हमको मिलती है, ऑब्जर्व हो पाती हैं, तो हम समझेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहां पर ये चीज हमको मिल रही है और इससे पता चल रहा है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3, इस एक्टिविटी में क्या बोला, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक कोनिकल, हम लोग क्या करते हैं, इसे कोनिकल एक फ्लास्क ले लेंगे या फिर एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, यानी कि जिंक के दाने ले लेंगे, Zn। तो जाहिर सी बात है जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे तो सॉलिड फॉर्म में होगा, जिंक के दाने सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब फ्लास्क में ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड।
अब इसमें क्या करना है, या तो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ये तो एक्वस फॉर्म में होता है, डाइल्यूटेड है वैसे भी, या फिर इसके साथ क्या लेने के लिए बोला हमको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या आप कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास होते हुए देख रहे हैं? जरूर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा, पहले यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक केमिकल रिएक्शन होगा जी, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ये जो जिंक है वो इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, यानी कि ZnCl2 प्लस यहां बच गए H, यही आ जाएगा H2 जो कि एक गैस है, और H2 गैस यहां से इवॉल्व हो गए, यानी कुछ टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क में हमको यही गैस निकलती हुई नजर आएगी, या इसके बुलबुले छूटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो एक्वस फॉर्म में था, तो जब ये निकलेंगे पानी में से अगर कोई गैस बाहर निकले तो बुलबुले छूटते हैं ना, तो बुलबुले तो छूटते निकल रहेंगे, उससे हमको पता चलेगा यहाँ से एक गैस निकल रही है। दरअसल वो गैस हाइड्रोजन है, और हमने बताया था कि जब गैस का इवोल्यूशन हो तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसको मार्क करके हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, और समझाने के लिए पूरा तो बता ही दिया कि ये वाला केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक इसी तरह अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेकर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते तब क्या होता, ये जो जिंक है वो इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता, जिंक के सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बना लेता जिंक सल्फेट, और ये भी एक्वस बनता, और फिर अकेले ये H2 बच जाता, हाइड्रोजन की गैस है, ये इवॉल्व होता है क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, और एक्वस में से गैस निकलेगा तो थोड़ा बुलबुले टाइप के निकलेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई ना कोई गैस निकल रही है, और गैस का इवोल्यूशन होता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, और इस तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन के दौरान भी अगर आप फ्लास्क को टच करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसमें थर्मोमीटर लगा हुआ है, तो आप टेम्परेचर में राइज देखेंगे, यानी कि यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ये दो चीजें बता रही है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज इस बात को साबित करती हैं कि जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर 5 में से कम कोई भी एक या एक से अधिक बातें हमको ऑब्जर्व होंगे। एक है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, और चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड पांचवा है चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज होगा, जो भी हो। तो आज की क्लास हम यही टर्मिनेट करते हैं। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब हम लोग केमिकल इक्वेशंस पर विचार करेंगे। चैप्टर क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अभी तक हमारी चर्चा केमिकल रिएक्शंस पे हुई है, केमिकल इक्वेशंस पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।